नमस्कार दोस्तों, 11 अगस्त 2021 आज की तारीख। आज का डे 30 बुधवार होने के नाते भूगोल का और भूगोल पे जो प्रश्न हमको डिस्कस करना है, भूगोल में उसमें नदियों पे प्रश्न डिस्कस करना है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों पर चलिए बात करते हैं जहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भूगोल में अटपटे प्रश्नों को पूछने का ट्रेंड रहा है, यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में या कहीं भी। अटपटे इस लिहाज से जो आप सिद्धांत पढ़ते हैं, जो आप चीजें वैसे पढ़ते हैं, वहां से प्रश्न कम आते हैं। इधर उधर से प्रश्न जैसे नदियों से, झील से, पर्वत से, पठार से, इस तरीके के प्रश्न ज्यादा आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो चीजें जल्दी समझ में आती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पहला प्रश्न है, ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी ऑरेंज की सहायक नदी है? तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ऑरेंज की सहायक कौन सी। अब यहाँ पर जो ऑरेंज नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका, लुसेथो, नामीबिया यहाँ पर बहती है। यानी कि अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका में है, और डेकन्सवर्ग पर्वत से ये निकलती है, और मोहाना इसका अटलांटिक महासागर में है। वाल नदी जो है इसकी सहायक नदी है, और एक जलप्रपात है वाल नदी पर स्थित है, आग्रेबीज जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आग्रेबीज जलप्रपात इस नदी पर, ये ऑरेंज नदी पर स्थित है। सहायक नदी इसकी वाल है। ये ऑरेंज नदी पर आप मानिएगा कि ये स्थित है, और डेकन्सवर्ग पर्वत से निकलती है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है, मोहाना इसका कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में है। बाकी अफ्रीकी नदी है तो इन देशों से होकर बहती है। अगला जो प्रश्न है, जाम्बेजी नदी जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और दूसरा है कि इस नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है तथा इससे निर्मित जलाशय को करीबा झील कहते हैं। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, सही है। अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, इन सब देशों में, नामीबिया में ये बहती है। ये नदी जाम्बिया व जिम्बाब्वे के बीच में प्राकृतिक सीमा तो बनाती ही है, साथ में विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो इसी पे स्थित है, जाम्बेजी नदी पे। ठीक है, और इसमें ये करीबा झील भी है, करीबा बांध भी है। विक्टोरिया जलप्रपात है, करीबा बांध का इसी नदी पर निर्माण किया गया है। उसका जो जलाशय बनाया गया है उसको करीबा झील कहते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर सही दी हैं, दोनों बातें। मोहाना इसका मोजाम्बिक चैनल में स्थित है। एटलस खोल लीजिए और उसको देखते चलिए, है ना। एटलस साथ में रखिए, भूगोल की जब भी क्लास हुआ करे तो एटलस जरूर खोला करिए। एटलस से देखने पे आपका जो है काफी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब खुद देखेंगे तो, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, आप खुद देखेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा उसका। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जायरे नदी बेसिन के विश्व रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। अब यहाँ पे नदी बेसिन की विशेषता से ये प्रश्न लिया गया है, बनाया गया है कि वहां पर पिग्मी पाए जाते हैं। ये विश्वत रेखीय थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको विश्वत और रेखीय होना चाहिए। कसई नदी बेसिन सफेद सारस के लिए प्रसिद्ध है, कसई नदी बेसिन। तो कांगो नदी जो है ये विश्वतरेखीय क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर पिग्मी पाए जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें जो कसई बेसिन है ये सफेद सारस के लिए नहीं, डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सारस वगैरह की तो कोई बात नहीं पता है। इन कसई, उबांगी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, और कसई नदी बेसिन जो है ये डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि वहां चले जाए और डायमंड ले आए, डायमंड की रिंग बनवा लें, डायमंड का बहुत सारा सामान बनवा लें, लेकिन इतने आसानी से नहीं मिलेगा, जाने से नहीं मिल जाएगा। कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है? तो दो बार काटती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, इसके दो दो नाम है, चाहे कांगो कहिए चाहे जायरे, एक ही बात है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कांगो गणराज्य, कांगो, अंगोला, यहाँ पे ये बहती है। अफ्रीका महाद्वीप की देखी जाए तो सेकंड लार्जेस्ट नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जो किंशासा है ना, कांगो गणराज्य की राजधानी, तो ये स्थित है। और कांगो अलग है, कांगो गणराज्य अलग है, और कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले। तो कांगो गणराज्य की जो डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो है तो उसकी राजधानी किंशासा है। कांगो, वैसे कांगो जो है उसकी राजधानी ब्राज़ाविले है। ये दोनों इसी के तट पर स्थित है। दो बार विषुवत रेखा को ये काटती है, फिर अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी के बारे में असत्य कथन की बात करना है। कौन सा कथन असत्य है? संसार की सबसे लंबी नदी नील है, सही है।
इसकी कई सहायक नदियां हैं और इसमें श्वेत नील एवं नीली नील मुख्य है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी घाटी में हुआ था और इसी पर करीबा बांध बनाया गया। क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़िए, क्या पूछना चाह रहा है। एक चीज अगर आपको पता है कि करीबा बांध किस नदी पर बना है, डरने की जरूरत नहीं है। करीबा बांध किस नदी पे बना है, इतना अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे देंगे। करीबा बांध जो बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है? यहाँ पे तो आसवन बांध बना है, करीबा बांध बताइए किस पे बना हुआ है। और अगर ये आंसर आपको पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जरा सोचिए, आसवन बांध नील नदी पे है, लेकिन करीबा बांध किस पे है? और इसका उत्तर दीजिए, आप इसी समय दीजिए, टाइप करिए उत्तर, इसी समय टाइप करिए। कई बार जब मैं कुछ कहता हूं तो आप लोग उसको टाल जाते हैं और टालने का नतीजा ये होता है कि बाद में आप उसको कभी देखते ही नहीं, आप उसको कभी देखते ही नहीं। बताइए, इसी समय बताइए। उत्तर आ रहे हैं किसी के? मैं बढ़ूंगा ही नहीं जब तक कुछ लोग उत्तर नहीं दे देंगे। जाम्बेजी रिवर का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सही। तो जाम्बेजी रिवर पे है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही असत्य कथन है। ठीक है, तो और बाकी चीजें इसमें सब सही है। अगला जो प्रश्न है, नील नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से नील नदी बनती है, मतलब व्हाइट नील और ब्लू नील। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और ब्लू नील का जो उद्गम है, जो नील नदी है, मतलब श्वेत नील और ब्लू नील से मिलती है। नील नदी का मुहाना पूछ कह रहा है कि भूमध्य सागर में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? भूमध्य सागर में। बताइए कौन सा सही है? इसका मुहाना कह रहे हैं कि भूमध्य सागर में स्थित है। उत्तर दीजिए। और अगला इसमें है कि उपयुक्त सभी सही है, तो जो आपको लगे इसका सही उत्तर है वो उत्तर आप दे दीजिए। तो इसके सारे के सारे ये जो है सही है। नील नदी जो है ये सूडान, मिस्र, यहाँ पे बहती है। स्वायत और ब्लू दो सहायक नदियां हैं, उनको वो मिलती है, उसके मिलने से इसका निर्माण होता है। आप ऐसे कहिए कि ये दोनों आके मिल जाती है तब निर्माण होता है। तो ब्लू जो डील है, उत्तरी सूडान की राजधानी पड़ती है खार्तूम। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। उसी के समीप श्वेत नील से मिलती है। तो जो ब्लू नील और श्वेत नील मिलती है तब नील नदी बनती है। और कहाँ मिलती है? तो खार्तूम के पास। खार्तूम क्या है? खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में अवस्थित है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,695 किलोमीटर लंबी है। बहुत ज्यादा लेंथ हो गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र है, बताइए क्या ये सही है? यारलुंग सांगपो और पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा है कि ब्रह्मपुत्र जो है नदी चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बहती है। तो पाकिस्तान में भी ये बहती है कि नहीं बहती है, यही आपको चेक करना है। तो इसका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, पाकिस्तान में तो ये नहीं बहती है ना। तो पहला इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको स्पीड धीमी लग रही है तो तेज कर लीजिए, तेज लग रही है धीमी कर लीजिए, मुझे ऐसे चलने दीजिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चीन, भारत, बांग्लादेश यहाँ पे संबंधित देश है। पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है। चेमयुंग दुंग ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यारलुंग सांगपो और पद्मा के नाम से ये जानी जाती है। चीन में इसको यारलुंग सांगपो और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। दिमांग व लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में इसको तीस्ता नदी के आके वहां पे मिल जाती है, तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी इससे मिलती है। तीस्ता नदी इससे आके मिलेगी तो तीस्ता नदी का जल इसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सही है। ओब की खाड़ी दुनिया की सबसे लंबी एस्चुरी मानी जाती है। पहला, ओब नदी की जो खाड़ी है, ओब नदी भी है ना, तो ओब नदी या ओबी नदी ये कहाँ है? एशिया में आप जाएंगे तो आपको मिलेगी, साइबेरिया वाले एरिया में, उत्तरी क्षेत्र में जब आप जाएंगे।
चीन की यात्सिंग नदी और पीली नदी यानी जो हुआंगहो नदी है, उसके बाद ओब इर्तिस नदी एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सबसे लंबी यहाँ पर एशिया की देखी जाए तो यांगसी है, यांगसी कियांग, और दूसरा है पीली यानी हुआंगहो, और तीसरे नंबर पे ओब इर्तिस नदी ही आती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो तीसरी सबसे लंबी एशिया की, एशिया की पहली आपसे पूछ ली जाए तो आप उसको भी बता देंगे आप, है ना। यांग जो नदी है चीन की, वो सबसे लंबी है। हुआंगहो नदी को पीली नदी कहते हैं। लीना नदी या लेना नदी किस देश से संबंधित है? तो लीना नदी का जो संबंध है वो रसिया से है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और उत्तरी एशिया के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र से निकलने वाली, मतलब वहां पे बहने वाली एक नदी है। और ये जो नदी है ये एनिसे नदी और ओब नदी के साथ या आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियाई नदी मानी जाती है। यानी कि एनिसेन नदी और ओब नदी ये दोनों वहां पे मिलती ही हैं जाके आर्कटिक सागर में, और ये भी वहां पे जाके लीना भी वहीं पे मिलती है। और ये पूरी तरह रूस के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वैसे लंबी नदियां हैं लेकिन पूरी तरीके से रूस में अगर देखा जाए कि कौन सी नदी, ऐसे प्रश्न आजकल बन रहा है, तो ये लीना नदी। जार्डन नदी निम्नलिखित में से किस में समाहित होती है? किस में समाहित होती है? तो जार्डन नदी जो है वो किस में समाहित होती है? जार्डन नदी समाहित होने का यानी मुहाना आपसे पूछा जा रहा है। तो जार्डन नदी जाके जो डेड सी है, मृत सागर है, वहां पे जाके मिल जाती है। पश्चिम एशिया की 251 किलोमीटर लंबी ये नदी है और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है। ये मृत सागर में जाके संगम करती है। और इसको देखा जाए तो आप देखेंगे तो इजराइल की पूर्वी सीमा का ये निर्माण करती है, पूर्वी सीमा बनाती है। ईसाई परंपरा के अनुसार जॉन बैप्टिस्ट ने इसी नदी में ईसा की बपतिस्मा करी थी और हेस्माइट किंगडम ऑफ जॉर्डन का नाम इसी नदी के नाम पर, जॉर्डन नदी के नाम पर ही पड़ा था। अगला जो प्रश्न है, मेकांग विश्व की प्रमुख नदियों में से है जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कम्बोडिया में होकर बहती है। मेकांग बेसिन विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये देश याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कम्बोडिया पूछा जाता है कहाँ कहाँ, तो चीन का यूनान प्रांत भी आता है, चीन भी इसमें आ जाएगा और यहाँ से होकर ये बह रही है। प्रांत चीन का क्यों दिया है? क्योंकि चीन तो बहुत बड़ा है, उसके इस प्रांत से गुजरती है। विश्व का सर्वाधिक जो जैव विविधता वाला नदी बेसिन है वो अमेजॉन है। अमेजॉन के बाद में इसकी बारी आती है मेकांग की, तो ये नहीं हो जाएगा, ये दूसरा होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये दूसरा वाला ये गलत है, इसका दूसरा स्थान होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहला सही है। जैव विविधता के मामले में अमेजॉन के बाद में इसका नंबर आता है, ठीक है। और इसी जो ये नदी है मेकांग नदी, कंबोडिया की राजधानी जो नामपे है इसी की तट पर स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित है। तट का मतलब किनारा होता है, तट का मतलब ये ना समझिएगा बिल्कुल जो शहर की नींव है वो नदी के तट पर ही भरी हुई है। ये बचपने वाले प्रश्न मत किया करिए। तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में जाके ये गिर जाती है। साल्वीन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि इस नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। साल्वीन नदी जो है ये म्यांमार की प्रमुख नदी है, बिल्कुल सही है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। और चीन में इसको सोंगपो के नाम से जाना जाता है, ये गलत दिया हुआ। चीन के यूनान प्रांत, बर्मा, थाईलैंड ऐसे बहते हुए अंडमान सागर में आके मिलती है। चीन में इसको नूजियांग कहा जाता है। चीन में जो साल्वीन नदी है इसको नूजियांग कहा जाता है। बर्मा में इसको थानल बीन कहा जाता है, साल्वीन को बर्मा में थानल बीन कहेंगे। और थाईलैंड में इसको साल्वीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थाईलैंड में इसको साल्वीन के नाम से जाना जाता है। म्यांमार की प्रमुख नदियों में से यह है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि तिब्बत के पठार से निकलती है, अंडमान सागर में गिरती है, ये इसके नाम है। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा हो जाएगा। इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है और इसी नदी के तट पर वुहान शहर स्थित है। बताइए, वुहान शहर तो इस पर नहीं स्थित है। वुहान तो कोरोना के कारण चर्चा में आया था इसलिए बना दिया गया है। इरावती नदी जो है ये म्यांमार की प्रमुख नदी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। माली और नामी नदी का संगम होता है तो ये नदी इसका उद्गम होता है ना।
म्यांमार का यांगून शहर इसके तट पर स्थित है और यह अंडमान सागर में जाके गिरती है। अगला जो प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी मैंने बताया ही था कि यांगसी कियांग जो नदी है ये सबसे लंबी नदी है। वुहान इसी के तट पर स्थित है, इसीलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था। इसी नदी के तट पर संघाई और वुहान दोनों स्थित है। वुहान वही वाला चमगादड़ जहाँ खाई गई थी, जो भी चर्चाएं हैं, कोरोना फैलाने वाला, है ना। तो इस नदी पर एक थ्री गार्स डैम भी स्थित है, थ्री गार्स डैम भी इसमें स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी चीन सागर में ये मिलती है और एशिया की सबसे लंबी नदी यही मानी जाती है। वांगहो, वांगहे या होंगहा, इनको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ये सब उसके अलग अलग क्षेत्र के उच्चारण है, कोई दिक्कत नहीं है, सब नाम सही है। और ये चीन की सबसे लंबी नदी है। तो जब एशिया की आपने दूसरी पढ़ रखी है वो भी चीन की है, तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि यासिंकियांग है सबसे लंबी, सबसे लंबी यासिंकियांग है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। और चीन से होकर बहने वाली ये जो नदी है इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें चीन में मतलब ये यांगसी कियांग या यांगजी जो नदी है उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी यही है। और इसमें इसका एक प्रश्न और है, उसको हम करते हैं। पीली नदी चीन का शोक कहलाती है, पीली नदी चीन का शोक कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। ये अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप भी करती है। अब जो नदी कटाव करेगी तो उसके पास मटेरियल रहेगा, वो जाके निक्षेप करेगी। दोनों बातें ये सही। ये सिल्ट का निक्षेप अधिक मात्रा में करती है, पानी इसका कैसा होगा? गंदे कलर का दिखेगा, गंदा गंदा दिखेगा, साफ तो रह नहीं जाएगा, है ना। ये नदी चीन का शोक कही जाती है, कटाव और बाढ़ के कारण ही इसको कहते हैं। पीले रंग के लोयस निर्मित मैदान से जो प्रवाहित होती है, सिल्ट का निक्षेप करती है अत्यधिक मात्रा में, तो ये पीली नदी। टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी का संबंध किस देश से है? तो टिग्रिस और यूफ्रेटस ये दोनों नदियां जो हैं ये तुर्की, इराक और सीरिया, इन तीनों से संबंधित है। ये भी एक अलग सा बढ़िया प्रश्न है। टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस नदी देखा जाए तो तुर्की, इराक, सीरिया, यहाँ पे टारस पर्वत से जो टर्की में है वहां से निकलेगी। खजूर उत्पादन की दृष्टि से इसका बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दजला फरात नदी के नाम से इसको जाना जाता है, टिग्री और यूफ्रेटस नदी को, है ना। टिग्रिस और यूफ्रेटस जो नदी है इनको, टिग्रिस को दजला कहा जाता है और यूफ्रेटस को फरात कहा जाता है। तो ये दोनों याद रखिए। अगला जो प्रश्न है, चाओ फ्राया नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है और चाओ फ्राया नदी का बेसिन चावल उत्पादन के लिए फेमस है। चाओ फ्राया नदी, चाओ फ्राया नदी म्यांमार की प्रमुख नदी नहीं है, चाओ फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, चावल ये लोग खूब खाते हैं। जब होगा जो चीज वही तो खाएंगे। और इसका बेसिन जो है चावल उत्पादन के लिए तो प्रसिद्ध ही है। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी, वो चायो फ्राया नदी के तट पर ही है ना, इसके मुहाने पर, मुहाना जहां पर ये जाके मिलती है, तट नहीं कहेंगे उसको, मुहाना जहां पे जाके मिलती है सब, तो वहीं पर स्थित, थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है ना, तो वहीं पे बैंकॉक स्थित है। बैंकॉक शहर को अपने विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। बहुत लोगों का सपना भी होगा वहां जाना। सपने ऐसे मत देखिए, सपने कुछ देखिए बड़े। शारीरिक सुख और भौतिक सुख वाले सपने बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े जो सपने हैं वो आपका भी बहुत कुछ करेंगे कल्याण, और दुनिया का भी कल्याण करेंगे। दुनिया में आए हो तो लब कर लो, ये वाला नहीं होना चाहिए। दुनिया में आए हो तो कुछ कर जाओ, कुछ करके निकल जाओ, बाद में तभी याद किए जाओगे। पूरी जिंदगी केवल लव कर लो, फलाना कर लो, धमाका कर लो, अपना घर बनवा लो, कार खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, मोबाइल फोन खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब कुछ इसके अलावा और कर लो तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सिरदरिया मध्य एशिया की एक छोटी नदी है। नदियां आज खत्म नहीं हुई है, नदियों पे और प्रश्न हमारे पास हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उनको। और मैंने कहा था कि जो लगातार 3 टेस्ट में टॉप किए हैं उनको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। क्या कारण है? उनको मैं चाहता था उनको गिफ्ट मिल जाए, सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाए, तो उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया। कांटेक्ट करना चाहिए था ना, अच्छी बात है। गोल्ड के समान है मेरे, मैं तो गोल्ड ऐसे ही दूंगा ना। सिरदरिया मध्य एशिया की एक छोटी नदी है, और दूसरा है कि सिरदरिया तियानसान पर्वतों के 2 झरनों से उत्पन्न होती है।
तो मध्य एशिया में सिरदरिया आपको मिलेगी, ये तो सही है, लेकिन ये बड़ी नदी है मध्य एशिया की, बड़ी नदी, तो पहला गलत हो जाएगा। और तियानसान पर्वतों में दो झरनों से इसका ये इसका ओरिजिन है, ये उत्पन्न होती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ से ये निकलती है। तियानसान पर्वत जो है वहीं से दो झरने हैं, वहीं से। पहले नारिन नदी है, दूसरा कारा दरिया है। तो नारिन नदी और कारा दरिया दोनों से मिलने से विलय जब उसका होता है तो उज्बेकिस्तान में फरगना पड़ता है, तो वहां से ये सिर दरिया के नाम से फिर इसको जाना जाता है। फिर कजाकिस्तान से गुजरती हुई अरल सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती है सिर दरिया? अरल सागर में। आमू दरिया नदी का संबंध किस देश से है? नहीं है आमू दरिया। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कहां से नहीं है? कठिन प्रश्न है थोड़ा। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से है, किर्गिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है। आमू दरिया, सिर दरिया दो नदियां हैं। तो आमू दरिया पामीर पर्वत से, जोरकुल सरोवर वहां पे पड़ता है, वहां से निकलती है। सिर दरिया के बारे में आपने पढ़ा, दो सरोवरों के मेल से इसकी उत्पत्ति होती है। और वहां पर इसका जब ये निकलती है जोराकुल सरोवर से, तो पामीर नदी इसका नाम होता है। तो पामीर नदी थोड़ा दूर चलकर बखान नदी के साथ संगम करती है। तो पामीर और बखान जब मिलती हैं तो इसके विलय के बाद जो नदी बनती है वो पंज नदी है। और पंज नदी अफगानिस्तान की तजाकिस्तान के साथ उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। फिर इसी सीमा पर चलते चलते तजाकिस्तान से दक्षिण की ओर जब आप बढ़ेंगे तो बक्स नदी का पंज नदी में विलय होता है। तो जब बक्स और पंज मिलती है तब आमू दरिया कही जाती है। मैथ की तरह इसको तैयार करिए। सबसे पहले पामीर नदी जोराकुल सरोवर से निकलेगी, वाखान नदी के साथ संगम करेगी, फिर पंज नदी नाम हो जाएगा इसका। फिर पंज नदी सीमा बनाएगी अफगानिस्तान तजाकिस्तान के बीच। फिर आगे बढ़ेगी तो भक्स नदी का पंज नदी में विलय होगा, तब इसको आमू दरिया के नाम से जाना जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य को ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दी है? पहला तो गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। तो यहाँ पर जो मनीला में एशियाई विकास बैंक स्थित है, मुख्यालय जिसका मनीला में है, कहाँ पे है? मनीला में। तो उसने अभी क्या किया है, महाराष्ट्र को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजनाओं के लिए। ठीक है, ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किया जाएगा और दूर दराज के क्षेत्रों बाजारों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में जो ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना चल रही है तो उसमें वित्त पोषण के तौर पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, आप यूपी न मारिएगा इसमें। ठीक, द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक को हाल ही में जो चर्चा में थी, किसने लिखा है? ये जो किताब है ये अनुराधा राय की है। किसकी है? अनुराधा राय, उपन्यासकार है अनुराधा राय, उन्होंने ये किताब लिखी है। और एलंगो कुम्हार के जीवन और मस्तिष्क, जिसे एक प्यारे पालतू जानवर के समर्पण, जटिल और असंभव प्रेम, रचनात्मकता के लिए अपने जुनून और छोटी छोटी हिंसा से उलट पुलट हुई दुनिया को आज के समय की जो विशेषता है इस पर ध्यान केंद्रित करती है। तो पढ़ने से ही समझ में आपको आएगा, ये थोड़ा सा हिस्सा उसका था कि ये मतलब थीम क्या है उसकी। और एक खुशहाल दुनिया बनाने के लिए, खुद को इस तरह की वीडियो से मुक्त करने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं दो लोग, उनको समर्पित ये किताब है। एक खुशहाल दुनिया बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छी किताब है। ऐसी किताबों को तो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ूं फिर आपको बताऊं इसके बारे में। 127वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? 127वां संविधान संशोधन विधेयक राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की सख्ती से रिलेटेड है। और केंद्र सरकार ने अभी 9 अगस्त को 2021 में ये लोकसभा में इसको पेश किया। ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का इसमें प्रयास किया गया है। 102वां संविधान संशोधन जो विधेयक है उसके कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए संसद में पेश किया गया, जिसमें पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया था। ये जो असर डालेगा अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) और 16(4) जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है, उसके तहत राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची घोषित करने, उनको पहचानने की शक्ति प्रदान करने के संबंध में है। तो 127वां किससे रिलेटेड है, यह ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ये घोषित किया गया है। और फलों व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो 2 वर्ष है, ये दोनों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 3 है, शांति और विश्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और फलों और सब्जियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये 3 है। तीन वर्षों से, 2 ही नहीं 3 है, तीनों को ध्यान रखना। बाल श्रम, शांति और विश्वास, फल और सब्जी, इन तीनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस तिथि को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाने का, मनाने लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे मात्रा नहीं होगी, इसका निर्णय लिया। तो 7 अगस्त को, क्योंकि ये भाला फेंकने में गोल्ड मिला था, तो फेंकने में गोल्ड मिला, देखिए फेंकने की बात लोग करते हैं कि वो फलाना इतना फेंकता है, फलाने जी इतना फेंकते हैं, तो उसमें देखिए इन्होंने फेंका, नीरज चोपड़ा ने। तो हर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, जैवलिन थ्रो डे मनाने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है। और 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इसके पहले 2008 का जो ओलंपिक था उसमें जीता था अभिनव बिंद्रा ने, इसके बाद ओलंपिक में कोई स्वर्ण नहीं। और हम लोग खुश तो है, निश्चित है, नीरज चोपड़ा बधाई के पात्र हैं, और जो टीम इंडिया हॉकी गर्ल्स टीम इंडिया जो थी, पीवी सिंधु थी, ये सब बधाई के पात्र हैं, बजरंग जी बधाई के पात्र हैं। 140 करोड़ जनसंख्या में 7 मेडल, शर्म की बात है। चाइना में जो मेडल्स दिए गए हैं, चाइना के लोगों को जो मिला है, जिनको कांस्य और रजत मिल गया है, उनका बहिष्कार किया गया है, उनकी बेइज्जती की गई है, उन पे जोक किया जा रहा है, उनको डांटा फटकारा जा रहा है कि इतना कमजोर हम कैसे हो गए कि केवल इससे हम लोगों को सब्र करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ इसको बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पे हैं। बात आती है कि हमारे पास सुविधाएं कम है, तो हमसे गरीब देश बहुत अच्छा मेडल्स पा रहे हैं, यानी कि कमी हमारे में है, हमारे युवाओं में कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन ये इच्छा शक्ति आ जाएगी, जिस दिन आप सोच लेंगे कुछ करना है, तो मेडल्स का ढेर लग जाएगा। बहुत सारे गरीब देश हैं, उनके पास खाने को नहीं है, वहां के गोल्ड मेडल ज्यादा है हमसे, भारत का स्थान 48वां है। यूएसए का ठीक है, यूएसए रिच कंट्री है, लेकिन और भी देश हैं जिनका स्थान है टॉप 10 में, बहुत सारे गरीब देश हैं। कौन सा द्वीप हाल ही में जंगलों में लगी भयंकर आग की वजह से चर्चा में था? कौन सा द्वीप इस कारण से चर्चा में था? तो जंगलों में आग अभी लगी एविया द्वीप में, और इसको यूबोया द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यूबोया के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा यूनानी द्वीप है, और जंगलों में यहाँ पे आग लग गई, इसी कारण से ये चर्चा में था। पेनिसिलुंगप्पा ग्लेशियर, पेनिसिलुंगप्पा ग्लेशियर जो है, ये ग्लेशियर के बारे में यहाँ बातें कही गई हैं, कौन सी इसमें सही है? यह ग्लेशियर लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में स्थित है, ये पीछे खिसक रहा है। जास्कर रेंज 33 हिमालय का हिस्सा है, भूवैज्ञानिक रूप से देखा जाए। ये सारी बातें इसके बारे में सही कही गई है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है, सभी इसके सही हैं ऑप्शन। पेंसिलुगप्पा जो ग्लेशियर है, ये जास्कर क्षेत्र में है, ये बात मत भूलिएगा। तापमान में जब वृद्धि होती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघल के पीछे खिसक रहा है। लद्दाख में ये स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जास्कर रेंज, और जास्कर रेंज जास्कर को लद्दाख से अलग करती है, ठीक है। और ये 33 हिमालय का हिस्सा है। भारत का भूगोल अभी चल रहा है, हमारे सफलता बैच में स्टार्ट हो गया है, अब उसमें धीरे धीरे हम इधर बढ़ेंगे। 15-20 क्लास में उसको हम समाप्त करेंगे। क्लासेस 1 घंटे के आसपास होंगी, बहुत छोटी क्लासेस नहीं लेंगे। तो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाला एक मार्बल दर्रा भी इसी क्षेत्र में स्थित है। मार्बल दर्रा 13,000 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा जास्कर रेंज एकदम उत्तर पश्चिम में यहाँ पर स्थित है। तो ये सारी लोकेशंस आप देख लीजिएगा जरा सा। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? ये क्वेश्चंस रह गए थे, आप न सोचिएगा कि अपडेट नहीं थे, क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं तो ये हमने कहा चलो ये तो सब लोग जानते ही, जो सब लोग पढ़ाते हैं मैं वो चीज नहीं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ।
जो सब आप लोग पढ़ते हैं उससे मैं अलग करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये पता है मुझे कि पूछा क्या जाए। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम अभी काकोरी ट्रेन कार्रवाई रखा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन और कार्रवाई ये दोनों चीजें देख लीजिएगा। अभी मैंने इसमें पिन पोस्ट किया था, अरे उसमें कम्युनिटी पोस्ट किया, तो मैंने यहाँ पे एक विकल्प बना दिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं बनाया तो लोगों ने इनमें से कोई नहीं मार दिया, क्योंकि लोगों को याद है काकोरी ट्रेन एक्शन, और हिंदी में लिख दे काकोरी ट्रेन कार्रवाई, तो क्या वो नहीं सही है? ये भी तो सही है। तो काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया गया इसका नाम। 9 अगस्त 1925 की बात है, लखनऊ के पास आप हरदोई की तरफ जब बढ़ेंगे तो काकोरी पड़ेगा उसी रोड पे। ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ पर एक ट्रेन डकैती हुई थी, ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने इसको किया था। राम प्रसाद बिस्मिल और असफाकुल्लाह खान ने इसकी योजना बनाई थी। तो उनको सम्मानित करने के लिए ये जो है, इसका नाम डकैती शब्द अच्छा नहीं है, तो इसको एक्शन कार्रवाई कर दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, इन सब ने मिल के इसको अंजाम दिया था। मुकुंदी लाल बनवारी लाल का नाम आप नहीं जानते, लेकिन जानिए, पूछ लिया जाएगा अब की बार के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन इसमें थे। तो एचआरए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अगला जो प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिकाओं में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष पे तो इसमें अमेरिका रहा है, पहली जो रैंक आई है वो अमेरिका की रही है। और इसका जो समापन 8 अगस्त को थॉमस बाख द्वारा, आईओसी के जो प्रमुख हैं, उसका कर दिया गया समापन। इस पे एक वीडियो मैं जारी करूंगा, सोच रहा हूं कि इस पे सारे क्वेश्चंस आपके करा दूंगा किसी दिन जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो डिस्कस होते ही रहे, इकट्ठा कुछ करा दिया जाएगा, 10, 15, 20 क्वेश्चन जो बनेंगे। और 39 स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीते हैं, चीन ने 38 जीते हैं, मेजबान 50 जो जापान है उसके 27 ही रह गए हैं। और फिर ग्रेट ब्रिटेन के आते हैं, कैसा ग्रेट ब्रिटेन 22 स्वर्ण है। भारत को 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य ये मिले, 48वें स्थान पर रहा। कहीं कहीं ये 47वां भी आजकल मिल रहा है। 47वां 48वां में क्या कंफ्यूजन है, इसको जरा एक बार देख के कमेंट करके बताइएगा। मैं तो इस पे जब क्वेश्चन पूरा कराऊंगा तब तो लिख लूंगा। और अंतिम प्रश्न है, और प्रैक्टिस करते रहिए, ये चीज मैं कहूंगा आपको, कहीं से भी प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम सब अब नजदीक आ रहे हैं, बहुत दूर मान के मत चलिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी कुछ हो पाएगा, है। कर भला तो हो भला, तो इसके दो अर्थ हैं, एक तो दूसरे का कर भला तो हो भला, एक अपना कर भला तब भी हो भला। अपना अगर आप खुद नहीं करेंगे तो भला नहीं होने वाला है। भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। तो युद्ध में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है, किस संगठन में शामिल किया गया? ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो किस संगठन ने किया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है उसने किया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने किया है 8 अगस्त को। और इसमें दो जो अधिकारी हैं, इनकी दो अधिकारियों को, इसमें महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें एक है दीक्षा, असिस्टेंट कमांडेंट बनी है आईटीबीपी में, उत्तर प्रदेश के इटावा की रहने वाली है। दूसरी है प्रकृति, ये बिहार से आती हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं। तो दोनों स्टेट के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों स्टेट की पीएससी के लिए। चलिए, बाकी आईटीबीपी के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ क्या बताऊं मैं, थोड़ा बहुत आप भी करिए। थैंक यू सो मच।